नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। सुबह के 10 बजे का वक्त है और रोजाना की तरह मैं लेकर हाजिर हूं दमदार 10। दमदार 10 में आज बात होगी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की, जहां आज नॉमिनेशन का आखिरी दिन है। बात नवाब मलिक की होगी। इसके साथ ही प्रियंका गांधी के मिशन वायनाड के बारे में भी आपको जानकारी दूंगी। दमदार 10 में ये भी बताऊंगी कि इन युवाओं को आज प्रधानमंत्री मोदी ज्वाइनिंग लेटर देने वाले हैं। इसके साथ ही जम्मू के अखनूर में टैंक की तैनाती होगी। दमदार 10 में आप खबर देखेंगे कॉन्सर्ट से कहां स्टेडियम बदहाल हो गया। बुलेटिन में बात केरल में जानलेवा आतिशबाजी की भी होगी। साथ ही बताएंगे देश के किन किन मंदिरों को दिवाली से पहले धमकी मिली है। देश में धनतेरस के धूम की भी खबर होगी। साथ ही अयोध्या के दीपोत्सव की भी जानकारी होगी। लेकिन सबसे पहले सुबह 10 बजे की बड़ी खबर की बात कर लें। ये खबर आ रही है केरल के कासरगोड से। केरल का कासरगोड जिला, जिसका अंजुताम्बलम वीरार कावू मंदिर में देर रात भीषण ब्लास्ट हो गया। तस्वीरें ऐसी सामने आई हैं जिसे देखकर आपके भी होश उड़ जाएंगे, क्योंकि जिसने भी ये तस्वीरें देखी वो हैरान रह गया। केरल के कासरगोड जिले में उत्सव के दौरान कैसे मातम हो गया, ये तस्वीरें आप देखें। उस वक्त जब सभी भक्ति में लीन थे तभी मंदिर में अचानक आतिशबाजी शुरू हो गई। आतिशबाजी मंदिर में पटाखा स्टोर के पास ही हो रही थी और तभी आतिशबाजी से निकली हुई एक छोटी सी चिंगारी पटाखा स्टोर तक पहुंची और फिर हुआ जबरदस्त धमाका। ये देखिए, लगातार आतिशबाजी दिखाई दे रही है और इस आतिशबाजी के बाद आप देखिए कैसे ये जोरदार धमाका हो गया। इस हादसे में 154 लोग घायल हो गए हैं। 154 लोग घायल हुए हैं, जिनमें से 8 की हालत बहुत गंभीर बताई जा रही है। इनका अलग अलग अस्पतालों में फिलहाल इलाज चल रहा है। ये 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं। पटाखा स्टोर में ये भयानक विस्फोट हुआ क्योंकि पास ही में सड़क पर आतिशबाजी हो रही थी और शायद रखरखाव ठीक तरीके से नहीं पटाखों का किया गया था और इसलिए आतिशबाजी की एक चिंगारी इतना बड़ा धमाका कर गई। सबसे पहले मंदिर में उत्सव के बीच कैसे धमाका हुआ उसकी तस्वीरें मैं आपके सामने रख रही हूँ। मंदिर में उस वक्त उत्सव चल रहा था और देर रात की ये तस्वीर है। सड़क पर देखिए कितने लोगों की मौजूदगी है। उत्सव का माहौल है, जाहिर है कोई दिन कोई रात नहीं देखता। बड़ी संख्या में भीड़ जो है सड़कों पर थी। 1,500 के करीब लोग वहां पर जुटे हुए थे और तभी आतिशबाजी शुरू हुई। चिंगारी इसी आतिशबाजी की निकली और पटाखा स्टोर तक जा पहुंची। यहां पर करीब 30,000 की कीमत के पटाखे रखे हुए थे जो एक साथ फट पड़े। 30 धमाका हुआ और फिर अफरा तफरी मच गई। कैसे एक उत्सव का माहौल, एक जश्न का माहौल अचानक से मातम में तब्दील हो गया। भगदड़ मचने लगी। मंदिर में ये उत्सव का कार्यक्रम चल रहा था। 1,500 की संख्या में लोग वहां पर मौजूद थे और देखिए कोई भी उत्सव होता है उस दौरान आतिशबाजी का होना ये कोई नई बात नहीं है। अक्सर आतिशबाजियां होती हैं, लेकिन इस दौरान विशेष ख्याल रखना पड़ता है। अब मंदिर का जहां पर पटाखा स्टोर था, इतनी ज्यादा क्वांटिटी में पटाखे रखे गए थे। जाहिर है पूरे उत्सव के लिए ये पटाखों का संयोजन किया गया होगा, लेकिन पास में ही आतिशबाजी करना यानी कि लापरवाही तो बढ़ती गई। पास में आतिशबाजी हुई और आतिशबाजी के बाद उसी आतिशबाजी की एक चिंगारी पटाखा स्टोर में जा पहुंची। हमारी सहयोगी सुरेखा इस वक्त लाइव जुड़ गई हैं। सुरेखा, पहले तो आप ये बताएं कि घायलों की स्थिति क्या है, खासतौर पर वो 8 जो गंभीर रूप से घायल हुए हैं। जी देखिए, करीब 8 लोग हैं जो बहुत ज्यादा गंभीर रूप से झुलसे हैं, जिनका करीब जो बताया जा रहा है कि जो बर्निंग इंजरीज है 80% से ज्यादा है, जबकि 150 लोग से ज्यादा जो है वो भी घायल हुए हैं। उनको कई अस्पतालों में जो है भर्ती किया गया है। और दरअसल अगर इस पूरे जो उत्सव किया जा रहा है उसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो चामुंडी तय्यम कहते हैं, यानी कि सालाना उत्सव होता है जहां पर जो सूखे नारियल के पत्ते होते हैं उसे
दिया प्रज्वलित करने की कोशिश की जाती है। लेकिन माना यह जा रहा है कि जब ये हादसा हुआ तो पहले तो ये जो भी पटाखे हैं इनकी परमिशन नहीं ली गई, ऐसी खबर आ रही है। और साथ ही में जो है जो स्टोर रूम है जहां पर करीब 24,000 रुपए के जो पटाखे हैं वो रखे गए थे वो, और जहां पर पटाखे जलाए गए वहां पर करीब कम से कम 100 मीटर की दूरी रखने की जरूरत होती है, वहां पर जो है लापरवाही बरती गई, ये खबर आ रही है, जिसकी वजह से जो है ये हादसा पेश आया। और अभी पुलिस पूछताछ भी कर रही है। और सबसे ज्यादा राहत बचाव कार्यों में कि देर रात को दिक्कत इसलिए भी आई क्योंकि वहां से जो नेशनल हाईवे का रास्ता है वहां पर काम चल रहा है, जिसकी वजह से जो है एम्बुलेंस हो या फिर जो फायर की तरफ से जो दमकल की गाड़ियां हैं या फिर जो भी वहां पर राहत बचाव कार्य के लिए जो अधिकारी पहुंचना चाह रहे थे उन्हें पहुंचने में थोड़ी सी दिक्कत जरूर हुई। लेकिन अब उस रास्ते को भी थोड़ा सा क्लियर किया गया है ताकि जल्द से जल्द ये काम हो। और अभी पूछताछ के लिए जो है जो टेंपल के जो प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी है उनसे पूछताछ की जा रही है और बताया जा रहा है कि पुलिस उनसे पूछताछ भी कर रही है और गिरफ्तारी की भी बात सामने आ रही है। लेकिन एक बात साफ है कि इस पे लापरवाही साफ तौर पर दिख रही है, क्योंकि जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं कि स्टोर रूम और जहां पर जो सेंटर बनाया गया है जहां पर पटाखे जलाए जाते हैं उसके बीच की जो जगह है वहां पर काफी कम है। और आज बिल्कुल वो दूरी ना के बराबर दिखाई दे रही है। सुरेखा, आप रहिएगा हमारे साथ क्योंकि एक बार मैं फिर से दर्शकों को वो तस्वीरें बता देती हूँ। आप देखिए जहां पर पटाखा का स्टोर है, यानी पूरा भंडार था, 30,000 से ज्यादा की लागत के पटाखे जहां पर रखे हुए थे, उसके बगल में ही आतिशबाजी हो रही थी, जबकि इन सारी चीजों का बहुत ख्याल रखना चाहिए। इधर हैदराबाद में 24 घंटे के अंदर पटाखों ने 2 लोगों की जान ले ली है। हैदराबाद के याकूतपुरा इलाके में घर में पटाखों में पहले आग लगी जो सिलेंडर तक पहुंच गई और जबरदस्त धमाका हो गया। इसमें 2 लोगों की मौत हुई है। हादसे में 15 साल की एक बच्ची भी गंभीर रूप से घायल हुई है। हैदराबाद की ये तस्वीर है और एक कासरगोड की तस्वीर है। देखिए दीपावली के मौके पर वो तमाम लोग जो उत्सव मनाना चाहते हैं, पटाखे लेना चाहते हैं, मस्ती करना चाहते हैं, वो करें, कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन थोड़ा सा अपना और अपनों की सेहत का ख्याल रखते हुए ये करना होगा। केरल में तो एक सेलिब्रेशन के दौरान बड़ा हादसा हुआ, यानी कि सावधानी हटी और दुर्घटना घट गई। लेकिन दिल्ली में कॉन्सर्ट के बाद स्टेडियम की बदहाली के खिलाफ एथलीट्स ने मोर्चा खोल दिया है। सिंगर दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट के बाद दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम का बहुत बुरा हाल हुआ है और इसे देखने के बाद खिलाड़ी भड़क गए हैं। स्टेडियम में जगह जगह कचरा है, शराब की बोतलें हैं, रनिंग ट्रैक पर खाने का सामान पड़ा हुआ है, कुर्सियां टूटी हुई हैं, हर्डल्स भी टूट गए हैं जो ट्रैक पर रनिंग के लिए तैयार किए गए थे। जरा सोचिए, खिलाड़ियों का गुस्सा आना तो बहुत ही लाजिम है। वो अथॉरिटीज पर सवाल उठा रहे हैं और सवाल उठने भी चाहिए कि क्या एक दिन के कॉन्सर्ट के बाद ये हाल होना चाहिए? क्या एक दिन की मौज मस्ती के बाद वो तमाम खिलाड़ी जो साल भर मेहनत करते हैं उनके ग्राउंड का ये हाल होना चाहिए? जो वीडियो सामने आया है उसे आप देखिए तो जरा, शराब की बोतलों का ढेर बिखरा पड़ा है, खाना जहां तहां बिखरा हुआ नजर आ रहा है, कुर्सियां टूटी हुई हैं। ये तो हैरानी की बात है, जो दर्शक आते हैं इस तरीके के कॉन्सर्ट देखने के लिए, वो कुर्सियां क्यों तोड़ देते हैं, हर्डल्स को क्यों तोड़ा, जबकि वो जानते हैं कि दिल्ली का ये जो स्टेडियम है, जेएलएन स्टेडियम, ये खिलाड़ियों के लिए तैयार किया गया स्टेडियम है और ये खिलाड़ी वो हैं जो हमारे देश का नाम रोशन करते हैं या कर सकते हैं, लगातार पूरे साल भर मेहनत करते हैं। उनके स्टेडियम को, उनके ग्राउंड को कचरा बनाकर रख दिया। दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट के बाद जो वीडियो सामने आ रहा है उसमें जगह जगह शराब की बोतल्स दिखाई दे रही हैं, चारों तरफ गंदगी का अंबार कितना है जरा वो भी देखिए। 10 दिन से जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम बंद होने की वजह से खिलाड़ी तो वैसे भी परेशान थे। अब जब स्टेडियम ओपन हो गया है तो क्या ओपन हुआ है और क्या तस्वीरें आई हैं, उसे सुनकर खिलाड़ियों का गुस्सा जरा आप देखिए।
दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में दिलजीत दोसांझ का शो हुआ। शो 26 और 27 अक्टूबर को हुआ, लेकिन उसके बाद से जो स्टेडियम के हालात बने हैं उसको लेकर जो यहाँ खिलाड़ी है वो सवाल उठा रहे हैं और तमाम तरह का वीडियो भी सामने आया है। जो खिलाड़ी इस बात को लेकर नाराजगी जाहिर कर रहे हैं कि आखिर 10 दिनों से स्टेडियम बंद है, चूंकि अभी भी साफ सफाई का काम पूरा नहीं किया गया है। आप बताएं, आपका भी एक वीडियो वायरल हो रहा है, क्या हालात है अंदर के, क्या देखा? देखो, जो वीडियो मैंने सबसे पहले शुरुआत में डाला, सबसे पहला वीडियो मेरा ही इंस्टाग्राम के थ्रू वायरल हुआ, क्योंकि सबसे ज्यादा दुख होता है क्योंकि हमारे सारे कंपटीशन नजदीक आ रहे हैं। जूनियर नेशनल है जो कि पोस्टपोन्ड हो चुका है उधर भूकंप आने की वजह से। उसके अलावा ऑल इंडिया पुलिस का इवेंट होना है। उसके अलावा भी बहुत सारी यूनिवर्सिटी के ट्रायल्स चल रहे हैं जगह जगह। बच्चे सारे यहाँ यूपी में एक भी स्टेडियम ना होने के कारण सारे दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में ट्रेनिंग करते हैं। हमारे पास 2 ग्राउंड हैं, एक ग्राउंड को इन लोगों ने दिलजीत को किराए पे दे दिया, जबकि ग्राउंड को किराए पे ना देके हमारे स्टेडियम में बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ ये प्रोग्राम हो सकता था। प्रोग्राम होने से भी हमको ज्यादा बड़ी दिक्कत नहीं थी, चलो प्रोग्राम हो रहा है, 1-2 दिन में प्रोग्राम हो जाता, लेकिन इन्होंने 10 दिन के लिए स्टेडियम को बंद कर दिया। स्टेडियम बंद करने के बाद जिस ग्राउंड की हम सारे खिलाड़ी पूजा करते हैं, हम कभी भी वहाँ चप्पलों से नहीं चढ़ते हैं। ग्राउंड का जो हाल, मैंने वीडियो भी मेरे पास बहुत सारी है, मैंने नहीं डाली है। वहाँ दारू, बियर, स्टेडियम में गंदगी फैलने के साथ वहाँ पे जो ट्रैक है वो भी टूट गया है, देखा आपको? जी हाँ जी किस तरह से टूटा? सर, उसकी बहुत गंदी हालत कर रखी है। हमारा पूजनीय था वो ट्रैक। अगर दिलजीत दोसांझ जी के घर में ऐसी गंदगी करें तो उनको कैसा लगेगा? आप एथलीट हैं? हाँ जी। जाते हैं वहीं प्रैक्टिस कर रहे हैं? हाँ जी, प्रैक्टिस कर रहे थे। अब प्रैक्टिस नहीं हो रही? जी, प्रैक्टिस बंद है, 2-3 दिन से पहले से बंद कर दी, अब भी बंद है। अब गंदगी इतनी हो रखी है कि प्रैक्टिस नहीं हो पा रही है और वहाँ जाने लायक कंडीशन नहीं है, जब जाया नहीं जा रहा, इतनी बुरी हालत हो रही है। अगर कोई अंदर भी जाए तो उल्टी हो सकती है, इतनी गंदगी कर रखी है, देखा भी नहीं जाता उसके अंदर। 27 तारीख को तो शो खत्म हो गया था, आज 2 दिन बीत गया, तब भी अभी नहीं, अभी नहीं हो पाया क्योंकि सफाई इतना कूड़ा इतना ज्यादा हो गया है कि वैसे भी सामान बहुत ज्यादा, तो इसलिए भी सफाई भी सही से नहीं हो पाई है। आपको बता दें कि दिल्ली का ये जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट के लिए पिछले कुछ दिनों से लगातार बुक था और ये कॉन्सर्ट बहुत सक्सेसफुल भी रहा। सिंगर दिलजीत दोसांझ को लाइव देखने के लिए बहुत भीड़ पहुंची थी। जेएलएन स्टेडियम में ये कॉन्सर्ट 2 दिन तक चला। कॉन्सर्ट में करीब 70,000 लोग आए थे और कॉन्सर्ट 26 और 27 अक्टूबर को हुआ था, लेकिन अब तक स्टेडियम की सफाई नहीं हो पाई है। बताया ये जा रहा है कि दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट के लिए स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और सारेगामा के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से कॉन्सर्ट के आयोजकों ने 1 नवंबर तक स्टेडियम को किराए पर ले लिया था। कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से स्टेडियम को चालू और साफ स्थिति में हैंडओवर किया जाएगा, लेकिन स्टेडियम की हालत तो आपके सामने है। क्या ये साफ है और क्या वाकई में ये खिलाड़ियों के लिए खेलने लायक बचा है? अब बात जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन की। जम्मू के अखनूर में आतंकियों के खिलाफ सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है और इस दौरान सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को ढेर कर दिया है। बाकी आतंकियों की तलाश की जा रही है। आतंकियों के सर्वनाश के लिए सेना ने इस बार ऑपरेशन में टैंक उतार दिए हैं। इसके साथ ही पैरा कमांडो की भी तैनाती कर दी गई है। कल सुबह आतंकियों ने सेना की गाड़ी पर अटैक किया था, तब से सेना के जवान आतंकियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन में जुटे हुए हैं। अब तक 3 आतंकियों को मार गिराया गया है। आर्मी ने पूरे इलाके को घेर रखा है। हेलीकॉप्टर्स और ड्रोन से पूरे इलाके की नजर रखी जा रही है। एनएसजी कमांडोज और फॉरेस्ट के पूरे इलाके को सर्च कर रही हैं। आप ये सोच रहे होंगे कि आतंकियों के सर्वनाश के लिए सेना को टैंक क्यों उतारना पड़ा है, तो इसके बारे में भी आपको डिटेल दे दूं। दरअसल ये पूरा इलाका इंटरनेशनल बॉर्डर से सटा हुआ है और इसलिए एहतियातन सेना की बख्तरबंद गाड़ियां BMP-2 टैंक को तैनात किया गया है, ताकि अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई भी हरकत होती है तो दुश्मन के दुस्साहस का करारा जवाब उसी वक्त दिया जा सके। साथ ही पूरे इलाके में छोटे छोटे कई सारे नाले हैं, टफ टेरेन है, जिससे टैंक आसानी से पार कर सकते हैं। जंगलों में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच में लगातार गोलीबारी चल रही है। मुठभेड़ के दौरान सेना का एक DOG फैंटम शहीद हो गया है, जो इस ऑपरेशन में मदद कर रहा था।
हमारे डिफेंस एडिटर मनीष प्रसाद इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। ये जिस तरीके की खबर सामने आई है मनीष, ये समझ में आ रहा है कि ये इलाका जो है अभी और ज्यादा डिफेंस पेट्रोलिंग की डिमांड कर रहा है और तभी शायद टैंक्स की जरूरत पड़ गई है। मनीष, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए दोबारा उनके पास चलेंगे। अखनूर में आतंकियों के सर्वनाश के लिए सेना ने टैंक उतार दिए हैं। BMP-2 टैंक अब काम पर लग चुका है। टेरर अटैक के बाद से सेना का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। 2 आतंकी ढेर कर दिए गए हैं। अब बात महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र चुनाव में आज का दिन बेहद अहम है क्योंकि आज नामांकन का आखिरी दिन है। आज कई दिग्गज पर्चा दाखिल करेंगे। अब से थोड़ी देर में शिवसेना शिंदे गुट के राज्यसभा सांसद मिलिंद देवड़ा पर्चा दाखिल करने के लिए निकलेंगे। मिलिंद देवड़ा आदित्य ठाकरे के खिलाफ वर्ली सीट से नामांकन दाखिल करेंगे। नामांकन के पहले एक भव्य रोड शो भी होगा। इस रोड शो में महायुति के बड़े नेता शामिल हो सकते हैं। शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट में शामिल हुए संजय निरुपम और महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले भी आज नॉमिनेशन फाइल करेंगे। इसके अलावा सदा सरवनकर और नाना पटोले भी आज नामांकन करेंगे। वहीं एनसीपी अजीत गुट के नेता नवाब मलिक भी आज मानखुर्द शिवाजी नगर से पर्चा दाखिल कर सकते हैं। नवाब मलिक मानखुर्द शिवाजी नगर से निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं। यानी आज महाराष्ट्र की सड़कों पर जबरदस्त शक्ति प्रदर्शन होने जा रहा है। वर्ली से मिलिंद देवड़ा, डिंडोशी से संजय निरुपम, नागपुर की कमाठी सीट से चंद्रशेखर बावनकुले, माहिम से सदा सरवनकर, सकोली से नाना पटोले, भिवंडी वेस्ट से AIMIM के वारिस पठान और भिवंडी पूर्व से समाजवादी पार्टी के रईस शेख पर्चा भरने जा रहे हैं। नवाब मलिक अब से थोड़ी देर में शिवाजी नगर मानखुर्द सीट से निर्दलीय नामांकन भरेंगे। इस बीच बड़ी खबर यह है कि नवाब मलिक की बेटी सना मलिक के खिलाफ अब शिंदे गुट ने अपना उम्मीदवार उतार दिया है। नवाब मलिक की बेटी सना मलिक को एनसीपी अजीत पवार ने अनुशक्ति नगर सीट से टिकट दिया है। सना मलिक ने इस सीट से नामांकन फाइल भी कर दिया, लेकिन अब इस सीट पर शिवसेना शिंदे गुट ने अविनाश राणे को अपना उम्मीदवार बनाया है। अनुशक्ति नगर सीट से शिंदे सेना ने अविनाश राणे को AB फॉर्म दे दिया है। शिंदे सेना के उम्मीदवार के मैदान में उतरने से सीट पर लड़ाई तो अब त्रिकोणीय हो गई है। अनुशक्ति नगर सीट से स्वरा भास्कर के पति फहाद अहमद एनसीपी शरद पवार के उम्मीदवार हैं। वहीं शिवाजी नगर मानखुर्द सीट का मुकाबला भी बहुत दिलचस्प होगा। आज इस सीट पर नवाब मलिक बतौर निर्दलीय उम्मीदवार फाइल करने जा रहे हैं। शिवाजी नगर मानखुर्द सीट से समाजवादी पार्टी के अबू आसमी चुनाव लड़ रहे हैं। अबू आसमी ने कहा कि नवाब मलिक को मेरे खिलाफ निर्दलीय लड़ाना बीजेपी की रणनीति का हिस्सा है। मैं नामांकन दाखिल करूंगा शिवाजी नगर विधानसभा क्षेत्र से मानपुर से। नामांकन दाखिल करने के बाद दोनों जगह चुनाव प्रचार की शुरुआत हम करेंगे और दोनों सीटों पे हम जीतेंगे। क्या समस्या है, क्या इशू है वहाँ? देखिए, वहाँ पे जिस तरह से फिल्मी राजनीति होती है, फिल्मों में जो राजनीति दिखाई जाती है उसी तरह की राजनीति वहाँ पे है। लोगों को डराना, धमकाना, उगाही करना, कोई खिलाफ जाए झूठे मुकदमे में फंसा के जेल डाल देना। और सबसे बड़ी समस्या वहाँ ड्रग की है। ड्रग का हब बन गया है शिवाजी नगर मानपुर, और लोगों ने मुझे इसीलिए वहाँ बुलाया है कि गुंडागर्दी और ड्रग का खात्मा आप करेंगे। लोगों को विश्वास है और मैं निश्चित रूप से ये दोनों मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहा हूँ। नवाब मलिक साहब अजीत पवार साहब की पार्टी से लड़ते तो उनको वोट मिलता नहीं, तो ये नाटक रचा गया कि उनको टिकट ना दिया जाए और आज़ाद लड़ाया जाए तो कुछ वोट ज़्यादा काट सकते हैं। सिर्फ इसलिए लड़ाया जा रहा है कि वोट काटे, जीत नहीं सकते, वोट काट के बीजेपी को जिताएं। ये बात जनता को अच्छी तरह पता है कि वोटों को डिवीजन से कौन चुन कर आने वाला है, तो जनता इसका फैसला खुद करेगी। नामांकन के आखिरी दिन महाराष्ट्र में जबरदस्त ट्विस्ट एंड टर्न्स आ रहे हैं। बीजेपी में पहली बार बड़ी बगावत हुई है। महाराष्ट्र बीजेपी के नेता गोपाल शेट्टी और अतुल शाह ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी आज बोरीवली से बतौर निर्दलीय उम्मीदवार पर्चा दाखिल करेंगे। बोरीवली से बीजेपी ने संजय उपाध्याय को टिकट दिया है, जिसका वो विरोध कर रहे हैं। वहीं बीजेपी के पूर्व विधायक अतुल शाह मुंबई देवी सीट से नामांकन दाखिल करेंगे। अतुल शाह बीजेपी के प्रवक्ता हैं, उन्हें वैक्सीनेशन मैन के रूप में जाना जाता है। फिर एक बार बोरीवली से
बाहर के उम्मीदवार के नाम की घोषणा पार्टी ने करते हुए पार्टी के कार्यकर्ताओं का और बोरीवली के नगरजनों का मन को ठेस पहुंचाया, ऐसा सभी का कहना है। और मेरा भी ये मानना है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने हम सबको ये सीख बिल्कुल कभी दी नहीं, किसने कहां से चुनाव लड़ना, किसी ने कहां से चुनाव नहीं लड़ना। लेकिन बोरीवली के लोग जब गिनाते हैं कि आपने पहली बार विनोद तावड़े जी को लाया, उसके बाद में आपने सुनील राणे जी को लाया, उसके बाद में लोकसभा के चुनाव में आपने पीयूष गोयल जी को लाया, और आप एक चौथी बार फिर वापस संजय उपाध्याय जी के रूप में आपने चौथी बार लाया। और जिस तरह से 35 साल प्रतिनिधित्व जीवन में लोगों ने मेरा साथ दिया, तो मैंने भी उनकी बात को सुनना चाहिए, ऐसा मुझे लगा। कि यहां पर प्रतिनिधित्व पिछले अनेक वर्षों से मैं करता हूं और वहां किसी और को टिकट दे दिया जाए, ये तो कोई म्यूजिकल चेयर तो नहीं है ना, ये चुनाव है। चुनाव में वहां कौन काम करता है, कौन जीत सकता है, उसका नेतृत्व ने विचार करना चाहिए था। किसी को भी थोप देंगे, तन मन धन 24 घंटा पार्टी का काम करके ये होता है तो थोड़ी आहत होती है, थोड़ा मन दुखी होता है।